तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गठीबन क्लासेस पर। दोस्तों आज का जो हमारी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी का मॉडल पेपर यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि 22 फरवरी यानी कि 22 फरवरी को जो पेपर में आ रहा है 2024, यहाँ पर सामान्य हिंदी का एकदम जो है मॉडल पेपर जो परीक्षा में आने वाला है उसी को यहाँ पर लेकर आए हैं। और वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपको परीक्षा में एकदम मान के चलिए 95 अंक आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सिर्फ वीडियो को आपको पूरी देखना है और इसकी गारंटी है कि आपको 100 में से 95 नंबर लाने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता, इतना मानकर चलिए। क्योंकि यहाँ पर 2024 का सामान्य हिंदी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने अभी हम रख देंगे और इसके सारे क्वेश्चन और आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और हमारा यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर दोस्तों क्लास 12 का ये पेपर है, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, क्लास 12 का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर आपको समय मिलते हैं। पूर्णांक आपका हिंदी का 100 नंबर का होता है और यहाँ पर आपको 15 मिनट यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए भी मिलता है। और यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का तथा खंड खा में विभाजित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न जो है आपको छोड़ना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं खंड का से। देखिए सबसे पहले हिंदी में हमारा क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा काफ़ी इजी होता है। यहाँ पर देख लेंगे, भाषा योगा वशिष्ठ के लेखक हैं। इसको आपको पता होगा, इसके लेखक कौन है दोस्तों, हमारा राम प्रसाद निरंजनी जी इसके लेखक हैं, भाषा योगा वशिष्ठ के। तो इसको आपको पता होगा। और बात करें यहाँ पर सदल मिश्र की रचना है, इसको तो आपको स्कूल में जो है अच्छे से पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर सदल मिश्र की रचना कौन सी है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान। क्या है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान हमारी सदल मिश्र की रचना है। और बात करें चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, यहाँ पर विधा आपको बतानी है दोस्तों। अगर चंद्रकांता सिर्फ कहता है तो ये हमारा नाटक है, यहाँ पर संतति का है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से ये नाटक ही होगा, एक बार फिलहाल सर्च कर देख लीजिएगा कॉपी में, किताब में। यहाँ पर चंद्रकांता संतति। और यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो है हमारे संपादक किसके थे दोस्तों, हिंदी प्रदीप के। किसके, हिंदी प्रदीप के। और बात करें इंदुमती किसने लिखी थी, तो किशोरी लाल गोस्वामी। और ये हमारी हिंदी की सबसे प्रथम जो है हमारी कहानी थी इंदुमती। और परीक्षा में इस तरह से आता है तो इसको भी आप कर सकते हैं। परीक्षा गुरु हमारा लाला श्रीनिवास दास का है, आपको पता है। और हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना हमारी दोस्तों कौन सी है, यहाँ पर वाग्धारा। क्या है, वाग्धारा है हमारी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। और ये हमारी किसकी है दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और शेखर एक जीवनी हमारा अज्ञे, यानी कि जो हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना हमारी वाग्धारा है। इसको आपको यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर आपका तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले 5 नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है। दोस्तों नाव वाला आप जानते होंगे कि अगर नाव वाला आता है तो हमारा क्या होता है, उसमें अज्ञे होते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के रचनाकार हैं, ये आपको पता होगा। अब चलते हैं छायावाद की प्रमुख विशेषता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सौंदर्य एवं प्रेम, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, दूसरा पूछ लेता है, पहला, तीसरा और इसी प्रकार से चौथा पूछ लेता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा 1943 होता है दोस्तों, और दूसरा हमारा 1951, यानी कि 8 जुड़ जाता है। फिर अगर तीसरे तार सप्तक की बात करें तो हमारा इसमें 8 और जुड़ जाता है, 8 और जुड़ने के बाद हमारा 1959 हो जाता है, ये हमारा तीसरा तार सप्तक है। और चौथे में 8 नहीं जुड़ता दोस्तों, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 20 जुड़ जाता है, यानी कि 1979 हमारा चौथा तार सप्तक है। ये आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो गए हैं, कोई भी तार सप्तक पूछे आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमारा पृथ्वीराज रासो। ये किसकी रचना है दोस्तों, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो यहाँ पर देखिए लहर हमारा किसका है दोस्तों, लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। और ग्राम्य हमारी किसकी है दोस्तों, ग्राम्य हमारी सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर त्रिपथगा और यहाँ पर प्रेमाम्बु प्रवाह, ये दोनों बच गए। तो आप इसको जो है एक बार किताब में देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक आध आप भी देखिए कि कैसे यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो कि आपको परीक्षा में ऐसे ही बिल्कुल मिलेगा। और इसके बाद आपको जो हमारा मिलेगा वो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्री के नंबर के क्वेश्चन। देखिए हिंदी जो होती है सबसे इजी, एक प्रकार से कह सकते हैं इजी सब्जेक्ट होता है यही, क्योंकि इसमें एकदम आपको पहले से पता होता है कि आएगा क्या। और सब विषय में उतना नहीं पता रहता, लेकिन हिंदी में ज़रूर पता रहता है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिए गए पद्यांश, यहाँ सबसे पहले गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश आएगा फिर पद्यांश आएगा। तो यहाँ पर मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी और मनुष्य ना तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखिए इस तरह से अगर आता है तो आप अगर राष्ट्र और पृथ्वी जन ये सब आप देख सकते हैं। राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पर देखिए ऐसे ही दिया है, राष्ट्र का स्वरूप, ये तो तुरंत आपको पता चल गया कि ये किसकी रचना है। देखिए अगर पूछ रहा है पाठ, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। देखिए इसको कॉपी में किस तरह से लिखना है। इस गद्यांश का जो पाठ है वो हमारा कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से आपको लिखना है। व्याख्या दोस्तों कैसे करनी होती है, व्याख्या हमारा इसी में से जो आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, अगर आपको एकदम से नहीं आ रहा तो बीच बीच में से उठा के इतना लिखिए, फिर बीच में से उठा के इतना लिख दीजिए, फिर आगे वाला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जामिनर ये सब नहीं देखता है, आपका सिर्फ जो देखता है पाठ और लेखक का नाम। जैसे ही आपने ये सही किया आपके सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो है पाठ के लेखक और पाठ का नाम और लेखक का नाम, आपको यही याद रखना है बस। और देखिए अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम की बात करें तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों एक बार इसको जरूर देख लीजिए। यहाँ पर गद्य में हमारा जो है राष्ट्र का स्वरूप हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था, और उसके बाद हमारा अशोक के फूल किसने लिखा था दोस्तों, अशोक के फूल हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। और भाषा और आधुनिकता किसने, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और तेजस्वी मन के संपादित अंत यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारा गद्य का है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए अगर भूल गए हो तो। और इसी तरह हमारा क्या है, पद्य में है, पद्य में हमारे 7 लेसन है, तो सातों का आपको यहाँ पर देख लेना है नाम। पवन दूतिका किसने लिखी है, अयोध्या से उपाध्याय। कैकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त। और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। नौका बिहार बापू के प्रति किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत। और गीत हमारा महादेवी वर्मा ने लिखा है। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर। और मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा दोनों अज्ञे ने लिखी है। ये था दोस्तों हमारा क्या, पद्य और गद्य के हमारे दोनों चैप्टर के यहाँ पर लेखक के नाम और यहाँ पर पाठ का नाम। तो यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, मन कहे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का, इतना देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप परीक्षा में ये भूल जाते हैं तो आपके जो है लगभग मान के चलिए 10 नंबर कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि अब हमारा क्या आता है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर दूसरा आ जाता है अशोक का फूल। यहाँ से देख लीजिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, ये वाला हमारा गद्यांश आया है। ये और में था दोस्तों, ये और में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा यहाँ पर लगा है। यहाँ आप चाहे उसको कर लें, चाहे यहाँ पर अशोक के फूल। देखिए यहाँ पर हमारा जो गद्यांश दिया रहता है उसी में हमारा पाठ का नाम छिपा रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अशोक का वृक्ष कह रहा है, तो अशोक का फूल इसका जो है पाठ है, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये आप आसानी से कर सकते हैं, और ये सब जो क्वेश्चन दिए हैं आप ढूंढ कर इसमें से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें पद्यांश की। देखिए पद्यांश हमारा ये भी 10 नंबर का आता है, और पद्यांश में हमारा देख लीजिए संदर्भ पूछता है, इसमें भी है। संदर्भ में हमारा वही पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दिया था निज जन्म से सुने जीव यह मेरा, और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ पर ये पूरा दिया है। यहाँ पर ये पता नहीं दोस्तों कौन से लेसन का है, आप एक बार किताब में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हैं यहाँ पर सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पर, अब वहाँ से आप मत देखिए, यहाँ पर उसको छोड़िए दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन से अब आप देख सकते हैं कि कैकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम यानी कि क्या है दोस्तों, कैकई का अनुताप है। यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, अगर वहाँ से भूल गए हो तो देखिए, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। यहाँ पर कैकई दिया है, यानी कि कैकई का अनुताप ही है। और जो हमारा लेखक है कौन है दोस्तों, कैकई का अनुताप किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये हमारा राइट आंसर, और यहाँ पर पद्यांश का नाम पद्यांश और लेखक का नाम हो जाएगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, यहाँ पर दोस्तों प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो यहाँ पर ये वाला हमारा अथवा में कर चाहे आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। सब क्वेश्चन में जो हमारा वहाँ पर पद्यांश दिया है उसमें दिया है, तो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा क्या है, यहाँ पर अब हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है क्या दोस्तों, यहाँ पर साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में काफ़ी अंतर होता है। साहित्यिक परिचय हम 12th क्लास में लिखते हैं और जीवन परिचय हम 10th तक ही लिखते हैं। तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 3 दिए हैं दोस्तों। आपको जो परीक्षा में 2 ही याद करके जाना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को आप याद कर सकते हैं। और अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो एक बार आप, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ पर हमने साहित्यिक परिचय लिखा है। तो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले जीवन परिचय लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म जो है 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, ये हमारा दिया है। फिर हम इसके बाद साहित्यिक सेवा लिखते हैं दोस्तों। जीवन परिचय के बाद हम साहित्यिक सेवाएं लिखते हैं, उसके बाद हम इनकी कृतियां लिख देते हैं। देखिए यही काम आप सब आपको सभी जो हैं जितने भी लेखक हैं सबके जीवन परिचय में ऐसे ही करना है। मतलब साहित्यिक परिचय में कृतियां लिख देंगे। उसके बाद भाषा शैली, सब में अगर आपको भाषा शैली नहीं याद आ रही तो सब में परिष्कृत खड़ी बोली और भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग और गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रश्नात्मक जो भी आपके दिमाग में आए सब लिख डालिए। ये सब एग्जामिनर नहीं देखता, आपका सिर्फ जो है यहाँ पर आपका रचना देखता है और इनका जन्म देख लेता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं देखता। और हिंदी साहित्य में स्थान आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी परीक्षा में अगर आप लिख देते हैं तो आपका पेज बहुत ही अच्छे से भर जाएगा। और टाइम को आपको ध्यान में रखकर चलना है दोस्तों। इतना जितना लिखवाया आपको इतना नहीं लिखना है, आपको बीच बीच से जो ना याद हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए और ज़्यादा नहीं लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका पेज वैसे ही भर जाएगा। ये 1.5 पेज में अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर लगभग मिल जाएगा, इतना मान कर चलिए। अब देखिए ये जीवन परिचय हमने यहाँ पर इनका लिखवा दिया। अगर आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जी का चाहिए तो यहाँ पर इनका भी जीवन परिचय हमने लिख दिया है। देखिए निबंधकार उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया था। और साहित्यिक सेवाएं इसी प्रकार आपको इसमें भी लिख देना है, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, इसी प्रकार लिख देंगे। कृतियाँ यानी कि रचनाएं दोस्तों, हम चाहे आप इसको निबंध, आलोचना, साहित्य इस तरह से लिखें, चाहे आप कृतियाँ लिखकर इतना लिखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, या फिर लिखिए कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाओं में आप अशोक के फूल, विचार प्रवाह, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, कल्पलता, जितने भी हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसको लिख देंगे। और भाषा शैली में मैंने बताया आपको नहीं याद आ रहा है तो खड़ी बोली सब में लिखिए। और विवेचनात्मक, गणेशात्मक, आलोचनात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक, जितनी भी शैलियाँ आपको याद आ रही हैं सब लिख दीजिए। इसको एग्जामिनर नहीं देखता। हिंदी साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं इसी तरह जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल में लिखे थे। यहाँ पर देखिए इतना आप लिख देंगे तो इसमें भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर आपका पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको याद ध्यान रखना है कि जीवन परिचय सिर्फ नहीं लिखना है, साहित्यिक परिचय में जितना बताया उतना हेडिंग डालकर लिख देना है। साहित्यिक परिचय वो वाला हो गया। अब ये जो हमारा होता है जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इतने लोगों का है। तो इसको आपने नोट्स में ज़रूर लिखा होगा। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर टाइम हो जाएगा, अगर मतलब टाइम लग जाएगा इस वीडियो के अंदर सबको बताते बताते। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर देख लीजिए। अब देखिए हमारा क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको ध्रुव यात्रा कहानी मिल जाएगी या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर। देखिए पंचलाइट सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, पंचलाइट जरूर परीक्षा में आता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पंचलाइट याद कर जाइए। अधिकतम 80 शब्द, आप जो है कितने भी शब्द लिख देंगे पंचलाइट तो आपको पूरी याद होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पंचलाइट ऐसी कहानी है आपको जो है एक प्रकार से अपने मन से जोड़े रहती है। अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा पंचलाइट कहानी, क्योंकि ये एक गांव की जो है कहानी है और काफ़ी मज़ेदार भी कहानी है। आपके स्कूलों में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बताया भी गया होगा। तो यहाँ पर पंचलाइट आप याद कर जाइए और 80 शब्द लिख दीजिए आराम से। आपको जो है पेज भरकर 2 पेज लिख दीजिए, 2.5 पेज लिख दीजिए, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 5 नंबर का ये भी होता है कहानी वाला। देख लीजिए अथवा में है, आपको एक ही करना है। जैसे ध्रुव यात्रा कह रहा है तो यहाँ पर ध्रुव यात्रा में अथवा लगाकर पंचलाइट अथवा बहादुर, यानी कि इसमें भी अथवा है, एक ही करना है आपको, 2 नहीं करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमारा क्या आता है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य दोस्तों आप अपने ज़िले के अनुसार करेंगे। आपके ज़िले में यानी कि आपके टीचर ने जो बताया होगा खंड काव्य करने को वही आपको करना होगा। सभी ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य दोस्तों लिखे जाते हैं। जैसे मुक्ति यज्ञ यहाँ पर अयोध्या और सभी जगह यहाँ पर मुक्ति यज्ञ लिखे जाते हैं।
तो आप अपने ज़िले के हिसाब से करिएगा जो आपने याद किया हो, आपके स्कूल में जो बताया गया हो। अगर मुक्ति यज्ञ की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों हमारा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, पूरा आपके सामने है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है, इसको आपको पता होगा। इसमें 1921 से 1947 के मध्य घटित स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। और ये हमारा गांधी जी वाला है। आपको याद आ रहा होगा कि अंग्रेजों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था, महात्मा गांधी ने इसका डटकर विरोध किया। वे साबरमती से 24 दिनों की यात्रा करके दांडी ग्राम पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसे अंग्रेज शासक क्षुब्ध हो गए और उन्होंने भारतीयों पर दमन चक्र चला दिया, जिससे गांधी जी तथा कई अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। भारतीयों द्वारा जेलें भरी जाने लगी। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ भी बढ़ता गया। जेल में भी रहकर गांधी जी ने भारत को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, परंतु जो भारतीय थे उन्होंने इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जिससे साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। वर्ष 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अब सभी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति अपनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया। उधर लोग स्वतंत्रता पाकर उत्सव मना रहे थे, तो उधर गांधी जी विभाजन के विरोध में मौन व्रत धारण किए हुए थे। ये हमारा पूरा जो है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का यहाँ पर लिखता जोखा यहाँ पर आपके सामने है। तो इतना आप लिख देंगे, आपका 2 पेज आराम से भर जाएगा और आपको पूरे के पूरे जो जितने भी नंबर है 5 या 10 वो मिल जाएंगे। तो ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य इस तरह से भी आता है दोस्तों कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसको लिखने के लिए आपको हेडिंग के रूप में इसे लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग आपको यहाँ पर 6 मैंने लिख दिए हैं, अगर आप 4-5 लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में गांधी जी को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं: सत्य अहिंसा के पुजारी, दृढ़ प्रतिज्ञ, और यहाँ पर जननायक, समदर्शी, मानवता के पुजारी, जाति प्रथा के विरोधी, ये इतना लिखेंगे। फिर सत्य अहिंसा के पुजारी में आप इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ूंगा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट बन के ले लीजिए। दृढ़ प्रतिज्ञ में यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। और हमारा जननायक में आप लिख सकते हैं यह। और समदर्शी में ये समान दृष्टि सबको देखते थे और मानवता के पुजारी थे, इसको आप लिख देंगे इतना। तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके सिलेबस में होगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर अथवा में सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा खंड खा आता है। खंड खा में देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर अथवा में कर दिए हैं। आत्मनेषु वे कामाय पति प्रियो भवति न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। ये आपके संस्कृत में है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो आप कह सकते हैं संदर्भ है। अगर आप एक बार किताब में पढ़ लिए तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इसको अब हम नहीं कराएंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको आप बुक से देख लीजिएगा या फिर आपकी नोट्स में ज़रूर होगा। तो यहाँ पर उतना लिखने के बाद दोस्तों एक गद्यांश का होगा, फिर संस्कृत पद्यांशों में एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें दोनों में से एक लिखना है, या तो ये लिखिए या तो ये, फिर इसके बाद पद्यांश आएगा, इसमें से एक लिखना है। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या जो है गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्याम तस्मादपि यहाँ पर सुभाषितम। दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए नीचे है सहसा विदित न क्रियम विवेका पदम। और यहाँ पर ये आप इतना लिख देंगे तो आपका ये कितने नंबर का होता है? ये 7 नंबर का होता है। दोनों क्या हो जाएगा? 7-7 नंबर के, यानी कि 14 नंबर के ये हमारा संदर्भ हिंदी में अनुवाद हो जाएगा खंड खा से। दोनों में हिंदी में अनुवाद है, उसमें 10 था 10 नंबर का, इसमें 7 नंबर का। तो ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे 2-2 नंबर 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आने लगे। तो यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर अंगूठा दिखाना एक है, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि मुसीबत आ जाना, धूल में मिलाना यहाँ पर है, और पानी पानी होना। ये आपको जो है 4 दिए गए हैं और इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो कोई भी आप लिख दीजिए, पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना, कुछ भी लिख दीजिए। ये हमारा अर्थ है और वाक्य प्रयोग करेंगे तो मोहन के जो है कह सकते हैं मोहन के घर पर पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कर सकते हैं। मोहन के घर पर मुसीबत आ गई, ऐसा टाइप आप लिख सकते हैं।
वाक्य प्रयोग में। अब हमारा संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों, इसमें आपको सारे करने हैं। देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही सभी करने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर आप इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हिम धन आलय। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका शुरू वाला और यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला, इन दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, तभी संधि विच्छेद सही माना जाता है। तो दोनों के अर्थ तभी निकलेंगे, जैसे यहाँ पर उपनिषद है और यहाँ पर ओपनिषद निषद है, तो इन और इसका कोई मतलब नहीं होता। उपनिषद का मतलब होता है, तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद क्या है। उसी प्रकार हमारा अन्वेषणम है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर अब हमारा एक एक नंबर का कंप्लीट होकर अब हमारा यहाँ पर विभक्ति और वचन आ गया है 1 नंबर का। तो यहाँ पर ये सबसे ईजी होता है दोस्तों, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये जो है टफ पूछता है। बाकी 2 ही 3 जो होते हैं यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आत्मनि है, उसी प्रकार हमारा क्या हो जाता है, आत्मनि की जगह यहाँ पर जैसे नामनी, यहाँ पर नामनी भी कर आता है एक, ऐसे इस तरह से ये मिल सकता है। तो जो ये वाला होगा वही ये वाला भी होगा। तो यहाँ पर जो है, एक बार अगर आपको नहीं पता तो इसको विभक्ति और वचन पहचानना है। तो अगर आप इसको याद करेंगे तब तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिए, अगर याद हो जाए तो याद हो जाए। आत्मा, आत्मनो, आत्मना, आत्मन, आत्मनो, आत्मना। देखिए कौन सा पूछा जाता है, ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये तो ये वाला या तो ये वाला। ये तीनों जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये और ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कभी कभी ये वाला, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसी से कंपेयर करके आप वो वाला देख सकते हैं। जैसे ये हमारा चौथा है, ये हमारा प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तमी विभक्ति। और ये हमारा वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमारे 3 तरह के हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप उसको कंपेयर कर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको देख कर लेना है, विभक्ति और वचन, ये आपका 1-1 नंबर का होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 1-1 नंबर का। अब हमारा दोस्तों सही शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर शकल और शकल लिखा है, शकल और शकल। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक का संपूर्ण होता है दोस्तों, और दूसरे का आप देख लीजिएगा, दूसरा यहाँ पर संपूर्ण 2-2 ऑप्शन में, इसमें और इसमें। तो एक बार देख लीजिएगा किसका मतलब होता है संपूर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा। और अंश हमारा भाग होता है, और अंशु मतलब, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 3-3 तरह के ऑप्शन दिए हैं, सूर्य दिया है, चंद्र, किरण। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई है, क्योंकि अंश का मतलब भाग होता है। एक तो कन्फर्म है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और किरण, एक बार देख लीजिएगा इसको। अब हमारा क्या है दोस्तों, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है। धरा का हमारा यहाँ पर धरती होता है, और धरा से आप जो मन कहे एक लिख दीजिए, जो ध्यान में आ रहा हो। एक इसी प्रकार जो हमारा जलज का जो होता है, क्या होता है, हमारा कमल का होता है पर्यायवाची। तो इसका मतलब आप कमल भी लिख सकते हैं। मित्र का दोस्त होता है तो दूसरा भी लिख सकते हैं किसी प्रकार सोचकर। तो उसको आप देख लेंगे एक बार। और यहाँ पर उसके बाद ये हमारा कितने नंबर का होता है दोस्तों, ये हमारा होता है 2 नंबर का। सही एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा सही शब्द का चयन कर लिखिए, जिसका कहीं भी अंत ना होता हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा 1 नंबर का। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ये भी 1 नंबर का हो जाएगा। इतना ईजी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए हो जाएगा। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, मैंने अनेक बार यात्रा की हो जाएगा। मैंने अनेक बार यात्रा की है। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं, ये हो जाएगा इसका मतलब। यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। और यहाँ पर महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। तो यहाँ पर इसका जो है आप देख लीजिएगा, कवित्री के यहाँ पर स्थान पर शायद कवित्री, पता नहीं, एक बार देख लीजिएगा इसको क्या होता है। तो अब हमारा क्या आता है दोस्तों, श्रृंगार रस। ये हमारा कितने नंबर का था, ये हमारा 2, यहाँ पर एक एक कर 2 नंबर था। यानी कि 2 ही वाक्यों को आपको शुद्ध करना था, 2 कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा श्रृंगार रस और वीर रस का लक्षण। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस और करुण रस, ये चारों याद कर लीजिए, एक ना एक जो है कन्फर्म इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, तो इनको मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम ईजी शब्दों में।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस का मैंने लिख दिया है। सहृदय नायक और नायिका के मन में जब रति नामक भाव जागृत होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। देखिए अस्थायी भाव इसी प्रकार आप लिखेंगे रति और उदाहरण, इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर, यानी कि अस्थायी भाव, उदाहरण और श्रृंगार रस की परिभाषा, ये तीनों लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और हास्य रस की बात करें तो हास्य रस में आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा इत्यादि विकृति को देखकर मन में हास्य का भाव जागृत हो तो वहाँ हास्य रस होता है। स्थायी भाव हास्य लिखेंगे। उदाहरण आप देख सकते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। काफ़ी मज़ेदार फनी उदाहरण है, तो ये भी आप देख लेंगे। अब हमारा जो आता है दोस्तों करुण रस। करुण रस आप देख लेंगे, मनचाही वस्तु की अनिष्ट की आशंका को जानकर मन में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस। अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। और यहाँ पर उदाहरण क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल हल्दी के हाथ, खुले भी नाते लाज के बोल, खिले थे चुंबन सोने का पोल। ये हो जाएगा। अगर आपको कोई और याद है अच्छी बात है, उसको याद करे रहिएगा, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार वीर रस का हो जाएगा, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों को करने के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। उदाहरण काफ़ी इजी है, उंदेलो हरबोलो के मुंह से सुनी या कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र रस यहाँ पर लिख दिया है मैंने, लेकिन इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आता। तो ये हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो अलंकार है। तो अलंकार में हमारा देखिए एक बार डिवाइड कैसे होता है, इसको आपको नहीं याद करना है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, यमक, अनुप्रास और श्लेष। इसी प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, ये तीनों हैं, ये तीनों, और इसमें से एक ये मानकर चलिए। देखिए इंपॉर्टेंट एक प्रकार से सभी हैं, लेकिन ये उपमा और यहाँ पर यमक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, ये तीनों चारों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको देख लेंगे। अनुप्रास अलंकार में सबसे इजी है, एक ही वर्ण की आवृत्ति वाक्य में बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति वाक्य में बार बार हो, जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यहीं खाए बौराए जग वहीं पाए बौराए। कनक का अर्थ यहाँ पर एक का सोना है, एक का धतूरा है, इसको लिखेंगे, आपको यहाँ पर 2 नंबर जो भी था मिल जाएंगे। उसी प्रकार हमारा श्लेष अलंकार है, जब कोई एक ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुबरन का अर्थ कवि, व्यभिचारी तथा चोर से संबंधित है। तो ये हमारा श्लेष अलंकार का हो जाएगा। उपमा अलंकार में क्या है, समान धर्म के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। उसी प्रकार रूपक है, तो रूपक यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर चरण कमल बंधव हर्राई काफ़ी फेमस उदाहरण है, देख सकते हैं आप रूपक अलंकार का। तो ये हमारा चरण कमल बंधव हर्राई इसका उदाहरण हो जाएगा। उत्प्रेक्षा की बात करें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सहल पर आतप परियो प्रभात। तो ये हमारा 5वां था दोस्तों। तो आपको जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उसको याद कर लीजिए, वैसे इम्पोर्टेंट सभी है, आपको एक बार सबको देख लेना है। तो दोस्तों अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सोठा रोला, चौपाई और दोहा, इन चारों से एक ना एक जरूर आता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। सोठा हमारा परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद दोहा, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सोठा हमारा, यह दोहे का उल्टा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। यहाँ पर एग्जामिनर सिर्फ यही देखता है कि आपने पहले और तीसरे चरण में कौन कौन सी मात्रा का यूज किया है। तो यहाँ पर 11-11 मात्राएं, चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। ये हमारा सोठा का है। आपको पता होगा दोहे का उल्टा है। अगर दोहे की बात करें तो अगर हम दोहे की बात करें तो वहाँ पर 13-13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में और 11-11 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में। तो ये उल्टा है, तो आप इसको देख लीजिए। आपने जो याद किया हो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने याद किया था, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मात्रा आपको जरूर लगाना है दोस्तों, जो मात्रा नहीं लगाता उसको पूरे नंबर परीक्षा में नहीं मिलते। ये बात अगर आपने किसी को बताई नहीं तो मतलब आपको अगर नहीं पता तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।
क्योंकि अगर आप मात्रा नहीं लगाते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर क्योंकि एग्जामिनर आपका ये भी चेक करता है कि आपने मात्रा कितनी कितनी यूज की है। जैसे कि यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में क्या था, 11 मात्राएं, तो यहाँ पर गिनता है। यहाँ पर आप चाहे बराबर में लिख सकते हैं 11 + 13 = 24, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी 11 + 13 = 24, इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर पाने से कोई रोक भी नहीं सकता। और अगर आप इस तरह से जब दोस्तों लिखते हैं तो आपकी जो कॉपी होती है वो काफ़ी अलग दिखती है सबके कंपैरिजन में, तो आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक मिलते हैं। तो इस तरह से आप लिखने पर आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार दोहा है दोस्तों, यह भी अर्धसामात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में या उल्टा है, देख सकते हैं आप 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11। तो यहाँ पर इसका फेमस उदाहरण क्या है, काल करे सो आज करे सो आप, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी करेगा कब। तो यहाँ पर इसको आप मात्रा लगा दीजिएगा, मैंने नहीं लगाया इसमें, आप लगाकर एक बार देख लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा दोस्तों क्या है, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका फेमस उदाहरण क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारे हनुमान चालीसा का चार लाइनें आप यहाँ पर लिख देंगे तो एक चौपाई है, आपको पता होगा। तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन कौन कौन सा आया था। यहाँ पर श्लेष और उत्प्रेक्षा यहाँ पर क्वेश्चन में आए थे, लक्षण लिखना था और इसका उदाहरण लिखना था। इस प्रकार सोठा और कुंडलियाँ आई थी। तो सोठा देखिए आ जाता है, सोठा या फिर आपका जो है सोठा के बाद क्या है, दोहा या फिर चौपाई, ये तीनों में से आप एक जरूर याद कर लीजिएगा। रोला आप चाहे याद करें चाहे नहीं, कुंडलिया भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उदाहरण लिख देंगे, आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 1 2, यानी कि 2 2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं जो कि आपको एकदम जो है परीक्षा में रखे हुए मिलते हैं। तो ये 6 नंबर के आप वेरी इजी तरीके से आप जो है परीक्षा में मार सकते हैं। तो इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट नहीं सॉरी दोस्तों, उसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या आता है, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हो विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ऋण प्राप्ति है तो बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक का आंसर लिख दिया है, आप चाहें अगर लिखे हो तो कोई बात नहीं, एक बार इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिपिक का यहाँ पर दोस्तों को आंसर लिखा है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति है तो आवेदन पत्र। सेवा में आपको लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, जहाँ के भी आप हों उसको लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं मेंशन कर दें, वैसे आप लिख सकते हैं। और दिनांक आपको मेंशन करना है, विषय भी मेंशन कर दीजिए। महोदय यहाँ पर लिख देना है, राज्य की शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का पद रिक्त है। स्वयं को इस पद का योग्य समझते हुए मैं इस पद पर सेवा देने हेतु इच्छुक हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सारणी में नीचे दिया गया है। देखिए परीक्षा योग्यता मैट्रिक, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन क्या की है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी, ये चारों की हैं। कब कब किया था, 2010, 2012, 15, 17, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सब में आप वही लिख सकते हैं, चाहे एक अलग कर दीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख दीजिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, भवदीय रणविजय, यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए, भवदीय रणविजय, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे आप मेंशन करें इसको भी चाहे नहीं। तो अब हमारा यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वैसे मान लीजिए आ गए हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद की समस्या, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आता है बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इंपॉर्टेंट है। तो बेरोज़गारी भी आप देख लीजिएगा। और पर्यावरण प्रदूषण, इसको तो आप भी बनाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेरोज़गारी का आपको लिखकर आपको दे देता हूँ मेरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बेरोज़गारी की समस्या एवं समाधान पर यहाँ पर आपको निबंध जो भी है ऐसे यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर पूरा है संकेत बिंदु। सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे बेरोज़गारी का तात्पर्य, बेरोज़गारी युवा वर्ग, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोज़गारी, बेरोज़गारी के कारण दूर करने के उपाय, उपसंहार। आप 5 लिख देंगे, बहुत है। तो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेरोज़गारी का तात्पर्य में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, जो भी आपके मन में आए एक बार इसको लिख देंगे। इतना जो भी आपको मन में याद आ रहा हो उतना लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय भी आपको हिंदी में समझ लीजिए बहुत कम रहता है, क्योंकि आपको बहुत ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी युवा वर्ग है, इसमें से थोड़ा लिख दीजिए। अनेक समस्याओं की जड़ बेरोज़गारी, इसमें से थोड़ा सा। बेरोज़गारी के कारण लिख दीजिए। और यहाँ पर बेरोज़गारी दूर करने के उपाय और उपसंहार। इतना दोस्तों अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर 100 में से लगभग 100 के पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको परीक्षा में मानकर चलता हूँ कि जो भी परीक्षा 22 तारीख को है उसमें आपको 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा जो है ऑल दी बेस्ट है आपको कि आप परीक्षा में 90 से 95 नंबर हिंदी में लेकर आएँ। तो इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।